जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संजू बाबा पे। अच्छा, संजू बाबा पे हम बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मैंने जितनी भी ये सीरीज़ की हैं अनटचेबल्स वाली, उसमें मैं सबसे पहले इनके इसके ऊपर बात करती हूँ कि जो इनको लक़ब यानी कि जो इनको टाइटल दिया गया है, जैसे कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का, अमिताभ को बिग बी का, या शाहरुख खान को किंग खान का, या सलमान खान को भाई का। तो इनकी टाइटल्स के ही पीछे से इनकी जो फाइनेंसियर्स हैं उनका पता चल जाता है। तो यहाँ पर संजू को संजू बाबा क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम इसके ऊपर बात शुरू करें, मैं आप लोगों से ये कृपया कर कर विनती करूँगी, नहीं मैं विनती करूँगी, कृपया कर कर आप लोग ये वीडियो जो है यहाँ पर बंद कर कर चले जाएं अगर आप लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं। संजू ही की वीडियो करने से पहले मुझे आमिर खान की वीडियो सिर्फ इसलिए करनी पड़ी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए, ताकि आप लोग ऑफेंडेड ना हो। इसी वजह से मैंने आमिर खान के में पहले बता दिया था कि आमिर खान को एक बहुत बड़ा चंक जो है वो जो पॉलिटिकल लेवल पर धार्मिक पार्टीज़ होती हैं वो फंड करती हैं, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल लेवल पर जो धार्मिक पार्टीज़ होती हैं वो सिर्फ ढोंगी होती हैं, उनका असल में किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को पॉलिटिकली कंट्रोल कर रही होती हैं। तो वो मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आमिर खान को फंड करती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी तरफ यहाँ पर संजू बाबा को, जो बाबा लोग हैं, मैंने यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों के लिए कोई और बाबा भी नहीं रखी, ओरिजिनल बाबा। मैं चाहती तो मैं यहाँ शायद हिंट भी दे देती कि कौन से बाबा लोग इसको जो रिलीजियस लेवल पर जो पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं, मैं उनकी यहाँ पर नाम, उनकी तस्वीरें रख सकती थी। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं रखी कि रेफरेंस के तौर पर सब इनको आश्रम वाले बाबा के नाम से जानते हैं, और मुझे था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, मैं वहाँ डालकर आप लोगों को ऑफेंड नहीं करूँगी। जबकि आमिर खान में मैंने जो मौलवी की रखी थी वो ओरिजिनल मौलवियों में से ही थी, तो मुझे होता है कि नहीं, मैं खुद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करूँ। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना ये वाले बाबा लोग, जो ऊपर से सिर्फ बाबा होते हैं, अंदर से ये ढोंगी होते हैं। असली असली रिलीजियस बाबा हर धर्म में होते हैं, इस असली रिलीजियस मौलवी मौलाना हर धर्म में होते हैं, असली रिलीजियस फादर्स हर धर्म में होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर अगर कोई धार्मिक बंदा है ना, जो बहुत फेमस है, जो सेलिब्रिटी है, वो समझें उसका ये मतलब है कि उसकी जो वो पार्टी है ना वो पॉलिटिकल सीन को आपकी कंट्रोल करती है, लेकिन किस थॉट के साथ, रिलीजियस थॉट के साथ, क्योंकि हमें हमारे रिलीजन के नाम पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे आपको धार्मिक पार्टीज़ दिखेंगी किसी भी धर्म की अपने पॉलिटिक्स में, राजनीति के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो ये जो ढोंगी बाबा हैं, इन्होंने ये जो बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो संजय दत्त को बाकायदा तौर पर फाइनेंस करते हैं, जिसकी वजह से संजू का नाम संजू बाबा पड़ गया था। ठीक है, वो बाबा इसी वजह से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं संजू की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि उनके जो फाइनेंसियर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए। अब आप लोगों को पता है, बल्कि इनफैक्ट मैं एक मिनट एक और भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। मुझसे कल ये पूछ रहे थे कि आमिर खान को किसी भाई लोग ने क्यों नहीं किसी भाई लोगों ने फाइनेंस क्यों नहीं किया, तो मैंने वहाँ पर जवाब भी दे दिया था। मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी का जो फाइनेंसर्स का या फाइनेंसियर्स वाला जो जर्नी स्टार्ट होता है वो भाई लोगों से ही स्टार्ट होता है, अंडरवर्ल्ड से ही स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ पर यह है कि कोई ना कोई क्लैश हो जाता है, कोई इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके वो जो फाइनेंसर्स होते हैं वो अपने आप को पुल कर लेते हैं उसमें से, तो उनको फिर सपोर्ट नहीं करते। तो संजू का एग्जैक्टली जो करियर का शुरुआत हुई, एक इंतहाई हसीन तरीन दो बहुत ही बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों का ये सपुत्र था छोटा सा, तो इसको जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही लेवल पर जाकर बड़े बड़े फाइनेंसर्स मिल नहीं थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नहीं मिलते। ये फिर एक हसीन बंदा, इसकी एक्टिंग सबको पसंद आ रही थी। एक ज़माने में ये उस टाइम पर लड़कियों में बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, ये अपने लुक्स को लेकर, अपने बालों को लेकर। जैसे जितना आप पावरफुल होने लगते हैं, जितना लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आप लोकप्रिय होने लगते हैं, तो आपके लिए ये जो भाई लोग होते हैं, इनके लिए आप सबसे अच्छे कैंडिडेट होते हैं अपने ब्लैक मनी को या वाइट मनी करने के लिए, अपने एजेंडा को इनके थ्रू रन करने के लिए। तो यहाँ पर भाई लोगों के साथ इनका एक प्रॉपर संबंध बन गया, और फिर जब इन्होंने भाई लोग जो इंडिया के भाई लोग थे, इन्होंने इसको फाइनेंस करना शुरू कर दिया। बहुत लंबी उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से इसको फाइनेंस किया। उसी समय में फिर बीच में 80s के एंड के अंदर आमिर शाहरुख भी आ गए थे, उनको भी फाइनेंसर्स मिल गए, भाई लोग ये मिल गए। फिर सिर्फ ये नहीं, इसको इन्होंने जो पूरी जो फिल्म थी संजू फिल्म, जिसमें एक्चुअली इसका दिखा रहे थे कि इसका एक्चुअली कोई वो जो वेपन्स थे या आर्म्स थे उनसे कोई भी इसका ताल्लुक नहीं था, फलाना
डराना था, धमकाना था, ये तो बेचारा बहुत मासूम था, ऐसे ही फंसा दिया गया, ये सब एक्चुअली बहुत झूठ है। ये परेश रावल इस फिल्म में भूमिका निभा रहे थे संजू की पिता सुनील दत्त की। तो एक्चुअली इस फिल्म के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो बायोपिक्स बनती हैं इंतहाई झूठी होती हैं, ये इमेज क्लीन करने के लिए करते हैं, और उनको पता नहीं था कि उनसे इतना बड़ा भंड हो गया, यानी ब्लंडर कर दिया उन्होंने। वो खुद ऑलरेडी इस वक्त एक बायोपिक को ही प्रमोट कर रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें आपका इमेज सिर्फ क्लियर किया जाता है। एनीवेज उसके बाद इनको जो पकड़ा गया, इनकी जो करियर की तबाही मची, इनकी करियर में बहुत बड़ी बर्बादी आई जब इनकी जो इनका नाम आ गया था, और इनका नाम भी एक्चुअली एम ही नहीं आया था, इनका नाम भी जानबूझ के फंसाया गया था। इंडिया के एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिन्होंने इसका नाम जानबूझ के फंसाया था, क्योंकि उस व्यापारी परिवार की बहू जो थी वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। तो वो जानबूझ के इसको फंसाया गया था ताकि इसका करियर इतना बुरे तरीके से बर्बाद हो जाए। ये एक्चुअली एक पर्सनल लेवल पर दुश्मनी निकाली गई थी कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी गई थी, वरना ये इससे पहले भी ये सारे काम ड्रग्स के और जो ये हथियार होते हैं उन सब के ये काम कर रहा था, लेकिन उसको जानबूझ के पकड़ा कर इसको फंसा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भाई लोगों ने इससे हर तरीके के संबंध नाते तोड़ दिए, और इसके जितने भी फाइनेंस, इसको जितना भी फाइनेंस वगैरह करते थे वो सारे फाइनेंसेस इससे खींच लिए। अब ये हो गया फिर से नंगा। अब ये नंगा मुन्ना राही क्या करेगा, इसके ऊपर हाथ रखा फुटपाथ वाले भाई ने। बहुत ही जल्दी, काफ़ी यंग टाइम में ही ये इसको जो थे ये मिल गए थे, और इन्होंने इसको हाथ रखा और इसको अपने परों में समेट लिया, और उसको ये कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये एक बात है जो सलमान के लिए बहुत फेमस भी है, कि वो जिन लोगों को चाहता है उन लोगों की वो बहुत केयर और बहुत परवाह भी करता है, और उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। तो संजय दत्त से उसकी एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी थी, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। उसने संजय दत्त को ये कहा कि मुन्ना तुम फिक्र ना करो, ये चुन्ना है जो अपने भाई लोगों से तुम्हारे लिए फिल्म्स को फाइनेंस करवाएगा। तो फिर सलमान खान की वजह से, जो सलमान खान का जो फाइनेंसेस का जो सर्कल था, उन्होंने सलमान खान के कहने पर यहाँ पर इस कबूतर को थोड़े बहुत दाने डालने लग गए, और यहाँ से इसको फिर फिल्म्स दोबारा से मिलना शुरू हो गई। इसने फिर कुछ फिल्म्स की, फिर इसको थोड़ा बहुत इशू ज़रूर रहता था क्योंकि डायरेक्ट फाइनेंसेस इसकी नहीं थे, वो रेफरेंस के थ्रू इसको एक चंक मिलता था, सलमान के नाम पर इसको मिलता था, जिसकी वजह से ये फिल्म्स करता था। इसने काफ़ी सफ़र भी किया है, इसका काफ़ी एकदम पीरियड जो एकदम हिट हुआ और एकदम से जो इसको एक लो मिला, जिसकी वजह से फिर बीच में इसको माधुरी भी छोड़कर चली गई थी। माधुरी और इसका बहुत गहरा एक संबंध था, तो वो भी उसको छोड़कर जो है वो चली गई थी। तो वो सारे जो कारण थे इन चीज़ों के पीछे वो यही थे। ठीक है, अब सलमान खान के बाद, बल्कि इनफैक्ट कि सलमान खान की ही वजह से गोविंदा की जो फिल्म्स थी और ये संजय दत्त की भी जो फिल्म्स थी, जो इन दोनों ने आपस में कई सारी फिल्म्स भी की हैं, तो उसमें जो संजय दत्त की जो फाइनेंसेस थे वो सलमान की वजह से आते थे, जिसमें गोविंदा के साथ, गोविंदा के ऑपोजिट भी संजय ने इसी वजह से ज़्यादा फिल्म्स करना शुरू कर दी थी कि वो जो एक पंप था, इंजेक्शन था फाइनेंसेस का, वो एक ही जगह से आ रहा था, तो इसी वजह से एक ही जैसे थे। फिर इनके बीच में एक बहुत बड़ा फॉल आउट होता है, बहुत ही बड़ा फॉल आउट होता है। वो फॉल आउट होना शुरू होता है, संजू फिल्म तो बहुत अभी बाद में आई है, 2018 के अंदर शायद ये रिलीज़ हुई है फिल्म, लेकिन इस फिल्म को जो है का कॉन्सेप्ट जो था वो कई सालों पुराना था। कई सालों से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा था। बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउसेस थे वो इस फिल्म के ऊपर काम करना चाहते थे। राजकुमार हिरानी के पास तो ये फिल्म बहुत बाद में आई है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट था, और सलमान खान का ये मानना था, सलमान खान को ये लगता था कि क्योंकि मैं संजू के मैंने हर टाइम में साथ दिया है और मैं हर तरीके से संजू के मैंने बुरे वक्तों में साथ दिया है, तो बाबा की फ़िल्म जो है वो ये भाई ही करेगा। तो इसको इस बात का बहुत बड़ा तरीके का शौक़ लगा जब बाबा ने भाई को फिल्म नहीं करने दी, तो फिर भाई ने अपनी भाईगिरी करते हुए बाबा की करियर को बर्बाद दोबारा से किया, और भाई के जो अपने फाइनेंसेस थे वो भाई ने भी खींच लिया। और संजू जो था वो नहीं चाहता था कि फुटपाथ वाला भाई इस फिल्म को करे, क्योंकि फुटपाथ वाला भाई ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल अभिनेता है, एक बहुत बड़ा उनका अपना एक इमेज है जो बहुत ही काले किस्म का है। तो वो यहाँ पर खुद संजय दत्त जो थे वो अपनी फिल्म संजू में अपने इमेज को क्लियर करना चाह रहे थे। तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि मैं अपने इमेज को क्लियर करने के लिए कैसे इंसान से रोल प्ले करवाऊँ जिसका खुद का इमेज क्लीन नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि संजू एक टिंगू को अपना रोल प्ले करवाते, वो फ़ायदा ही नहीं था। जो उसकी एक शान शौकत, एक उसकी पर्सनालिटी, उसकी एक हाइट से भी बहुत ज़्यादा थी, एक उसकी बॉडी बिल्ड सब चीज़ों से थी। तो मुझे नहीं लगता, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि फुटपाथ वाले भाई जो हैं वो संजू के कैरेक्टर को प्ले करें। यहाँ पर जो भी है, मुझे रणबीर कपूर
बज़ाते खुद यानी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जो उसने रोल प्ले किया, जिस तरीके से कैरेक्टर को उसने प्ले किया, वो एक बहुत ही आला किस्म के इसका लाइफ का कैरेक्टर था और बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये वाकई संजय दत्त लग भी रहा था। इमेजिन करें कि यहाँ पर संजय दत्त की आधी आधी साइज़ का सलमान खान संजय दत्त प्ले कर रहा है, तो खुद सोचें कि कितना फ़नी लगेगा। एनीवेज़, तो यहाँ पर फिर संजय दत्त की जो करियर था उसको बहुत बुरा डिप पड़ा, बहुत ही बुरा तरीके से उसका करियर जो है वो बर्बाद होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर संजू बाबा ने क्या किया, फिर संजू बाबा ने जाकर पूरी दुनिया की, अच्छा इसी बीच में जो है ना भाई लोगों के साथ भी और सलमान खान के साथ, एक्चुअली मैं भूल ही गई बाबा लोगों की बात करके, जब सलमान खान ही इनकी फिल्म्स को फाइनेंस कर रहे थे और ये जो आम वाला सीन हुआ था ना, इसके तुरंत बाद जो थे ना, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े बाबा लोग थे जो पॉलिटिकल सीन में फेमस तरीन है, जो राजनीति के अंदर है, उन्होंने इसकी जो आर्म वाला सिलसिला था ना, ड्रग्स और आर्म्स वाला, उसके बाद तुरंत बाबा को ले लिया था। तब से इसका नाम संजू बाबा पड़ गया था। इससे पहले ये संजू था, फिर ये संजू बाबा बन गया था। तो ये उसको उसी समय पे ये बाबा लोग देने लग गए थे और साथ में सलमान ने भी कई हद तक इसकी काफ़ी हद तक हेल्प की थी। तो सलमान और बाबा लोगों का जो सिलसिला था, वो जो टाइम लाइन थी वो सेम थी, क्योंकि सलमान की वजह से इसको जो भीख में जो थोड़े बहुत फाइनेंसेस मिलते थे वो बहुत ज़्यादा इतने नहीं मिलते थे कि इसका करियर बहुत अच्छे तरीके से चल सके या बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। इसलिए देखिए, इसने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स की भी नहीं, इसकी फिल्म काफ़ी हद तक बुरी भी रही हैं। इतना इसका बुरा करियर रहा कि मुन्ना भाई MBBS के समय पे इसका फिर एक थोड़ा सा करियर उठा फिर गिरा। वो ये था कि इसको कैश आ रहा था लेकिन बहुत नहीं आ रहा था, और ये जो बाबा लोग थे ये इसको फाइनेंस ज़रूर कर रहे थे लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर रहे थे, वो उस तरीके से निकाल नहीं पा रहे थे इसके लिए कैश। अब उनके पीछे क्या कारण था वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये था। खैर, फिर उसके बाद बाबा लोग अभी भी हैं, अभी भी चलते हैं, बाबा लोग इसको करते रहते हैं अभी भी। लेकिन इसके बाद क्योंकि सलमान खान हट गए थे, सलमान खान का कैश हट गया था, तो इसको संजू को कैश चाहिए था। फिर संजू ने अफ्रीका के अंदर, आप लोगों को शायद मैंने भी एक ऑलरेडी पीछे वीडियो कर दी है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अफ्रीका वाला क्या सीन है। तो फिर इसने अफ्रीका में जाकर जो है वहाँ पर से जाकर बड़े बड़े व्यापारियों से कैश लेने लग गया। और वो जो अफ्रीकन व्यापारी नहीं थे, वो जो अफ्रीका के अंदर ही जो भाई लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, वो जो ब्लैक मनी वाइट मनी करते हैं, वहाँ के वो जो भाई लोगों का सीन था, वो फिर संजय दत्त ने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, यानी उसको उस जगह में कुछ परसेंटेज से वहाँ से उनका ब्लैक मनी मिलने लग गया। तो ये फिर फिल्मों को करने लग गया। अब इसने रिसेंटली फिर से दुबई के अंदर भी इसको दोबारा से फ़ायदा हो गया है, दुबई के अंदर ये वापस फिर से आ गया है, क्योंकि दुबई में वो दुबई वाले भाई रहते हैं, जो भाई बॉलीवुड के जो भाई है फुटपाथ वाला, उसके वो जो भाई लोग हैं उनका हब है दुबई में। तो उसकी वजह से दुबई में इसको जो है बहुत हद तक परमिशन नहीं थी किसी भी तरीके से फाइनेंसेस लेने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ये चीज़ें थोड़ी चेंज हुई, और फिर अभी फुटपाथ वाले भाई ने जब इससे दोबारा अपना सही यारी की है, इनके बीच में बहुत कोल्ड वार काफ़ी लंबे अरसे तक रही। जब ये कोल्ड वार ख़त्म हुई तो फुटपाथ वाले भाई से इसने ये विनती की थी कि मुझे दुबई को खोलने दो, मेरे लिए दुबई का जो हब है खोल दो, मैं तुम्हारे फाइनेंसेस को हाथ नहीं लगाऊंगा, जो तुम्हारे भाई लोग हैं एटलीस्ट मुझे जाने दो, वहाँ पर करने दो। तो फिर फुटपाथ वाले भाई ने अपने भाई लोग, जो असली भाई लोग हैं दुबई में, उनसे कर क्लियर यहाँ पर फिर दुबई में इसको आने दिया। और अब दुबई में जो संजू बाबा हैं वो वापस से जो हैं पधार चुके हैं। उनको रिसेंटली वहाँ पर एक गोल्डन वीज़ा भी मिला है, जिसके चलते वो 10 साल, पता नहीं 10-12 साल तक, उनको मुझे नहीं पता, 10 साल 20 साल शायद परमिशन है उनको, वो एक उनको यहाँ पर परमानेंट वहाँ पर वीज़ा मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर अब जो है दुबई के अंदर बड़े बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उनके साथ हैं। दुबई प्रॉपर्टीज़ के रिजवान सज्जन जो हैं वो मेरा ख्याल से किसको काफ़ी, जो उर्वशी रतेला, ये जितनी सारी बॉलीवुड की महिलाएं हैं उनको ये एक्चुअली फाइनेंस करते हैं। ये और एक बिलहासा फैमिली है सऊदी अरब कह रही हूँ, दुबई की, जो दोनों जो हैं एक्चुअली जो बिलहासा फैमिली है वो इंडियन ओरिजिन इमराती फैमिली है। और ये रिजवान सज्जन जो हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये पाकिस्तानी है कि इंडियन है। एनीवेज, आप लोगों में से शायद किसी को, मेरे ख्याल से शायद इंडियन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इंडियन है, शायद, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो ये अब इसके फिल्म्स को पूरी तरीके से फाइनेंस नहीं करते ये लोग जो हैं, ये जो यूएई के रॉयल्स हैं, या ये यूएई के बिजनेस टाइकून्स या सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो शेख मखदूम हैं, ये इनकी फिल्म्स को मार्केटिंग के लिए पैसा देते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़े लेवल पर की जाती है, सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत भी होती है। फिल्म तो बन जाती है, फिल्म के बाद मार्केटिंग के लिए भी इनको काफ़ी पैसा चाहिए होता है, तभी इनकी चलती हैं।
तो अब ये है कि अभी इसी वजह से यहाँ पर अब इनका जो थोड़ा करियर है सलमान के बाद, जो सलमान ने इनके साथ थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी की, सलमान ने एक्चुअली इनको काफ़ी तिगनी का नाच नचाया था, सलमान की वजह से इनका करियर काफ़ी ऊंचा नीचा रहा। फिर मुन्ना भाई इनको खैर मिल गई, फिर सलमान से इन्होंने खुद पंगा कर लिया बिग बॉस के बाद, इन्होंने बिग बॉस 5 शायद मिलकर साथ किया था। फिर वहीं से इनके जो हैं वो पंगे, कोल्ड वार शुरू हो गई थी संजू को लेकर। फिर संजू के बाद इनकी जब बाद में दोबारा से दोस्ती बनी तो तब तक जो थे संजय दत्त जो थे वो खुद काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुके थे, वो अफ्रीका से अपने फाइनेंसेस ले रहे थे। उसी की वजह से आप देखिए इनको बहुत, इनका जो कैश का जो पंप है ना, जो इंजेक्शन है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इनकी फिल्म जो है वो ऊंची नीची हल्की फुल्की हर तरीके की फिल्म्स करते हैं। पर रीसेंट डेज़ में इन्होंने अब फिर से एक अच्छी बड़ी बड़ी फिल्म्स करने लग गए हैं, इनको अच्छी फिल्म्स भी मिल गई हैं। बीच में इन्होंने एक अग्निपथ की थी जो काफ़ी इनकी बड़ी आइकॉनिक रोल भी रहा है। तो ये जो फिल्म्स हैं ये सब अफ्रीकन पैसों से, यानी अफ्रीका में जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं उन्होंने इनको फिल्म देने लग गए थे। अब रिसेंटली इन्होंने अपना संजय दत्त प्रोडक्शंस भी खोला है। ये सब तभी चीज़ें आती हैं जब आपके पास हराम का पैसा यानी ब्लैक मनी आ जाता है। और अब कुछ मेरे ख्याल से रीसेंट कोविड से कुछ समय पहले ये जो है दुबई में भी वापस आ गए, और दुबई के अंदर जो है अब इनको अच्छे तरीके से दुबई के जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह हैं वो कर रहे हैं। भाई लोग नहीं कर रहे जो दुबई के अंदर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, या फिर ऐसे रॉयल फैमिली के मेंबर्स जो इंटरेस्ट रखते हैं बॉलीवुड के अंदर, ठीक है। और इन रॉयल फैमिलीज से भी डायरेक्ट कभी इनका एक्सेस नहीं हो पाता है, इनको इनके फैंस के थ्रू जाना पड़ता है। और नॉर्मली जो इनके फैंस होते हैं वो इन रॉयल फैमिलीज़ के किसी भी तरीके से मेंबर होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, रॉयल फैमिलीज़ का इनका होता है, उनकी PR या उसके अंदर होते हैं। तो वो ये करते हैं कि अगर इन रॉयल मेंबर्स ने अपने पैसों को कहीं पर भी लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिल्म्स में करें। फिल्म्स में इन्वेस्ट करने से ये होता है कि ऐसे अगर आइकॉनिक चेहरे हों या बड़े नाम हों, उनकी फिल्म चलती भी हो, बिज़नेस भी अच्छा करती हैं, ब्रेक इवन भी हो जाता है, तो उनको उस पर फ़ायदा होता है। तो ये एक तरीके का पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आप चाहें तो यहाँ बंद कर सकते हैं। मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोबारा से एक छोटा सा रिकैप यहाँ पर दूंगी संजय के लिए। तो अगर आप लोग चाहें इस वीडियो को यहाँ बंद कर दें, ये वीडियो यहाँ एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप लोगों ने रिकैप जल्दी से सुनना है तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए रिकैप करती हूँ कि ये एक बहुत ही नेपो किड हैं, इनके माँ और पिता दोनों एक बहुत बड़े अभिनेता अभिनेत्री रह चुके हैं। उसकी वजह से इनको एक अच्छे लोगों में, अच्छे लोग नहीं यानी एक अच्छे फाइनेंसेस का इनको हाथ मिला था। जो भाई लोग थे, भाई लोगों के साथ साथ जब इन्होंने इनकी जवानी में इनकी हुस्न के टाइम निकला और ये जो इतने हसीन थे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी इंडियन व्यापारी परिवार की बहू को उनकी बहू बनने से पहले डेट किया था, जिसके चलते उस व्यापारी परिवार ने जब उस महिला को अपनी घर की बहू बनाया तो उसकी वजह से उन्होंने इस इंसान से बदला लिया। और वो जो आर्म्स वाला सीन जो हुआ था पूरा, उसको बदनाम किया, उसकी ज़िंदगी को टाइट किया। ये एक तरीके का लीवरेज या लेवरेज होता है जो आप जो है अपने हाथ में रखते हैं। और उसके चलते क्या हुआ था कि इसके सारे जो असली भाई लोग जो फाइनेंसियर्स थे उस समय पे, उन्होंने इससे अपना हाथ उठा लिया। फिर फुटपाथ वाले भाई की एंट्री होती है। फुटपाथ वाले भाई के साथ ही यहाँ पर ये जो बाबा लोग होते हैं पॉलिटिकल सीन में, ये बाबा लोग जो पॉलिटिकल सीन पे होते हैं वो धार्मिक नहीं होते, ये सिर्फ ढोंगी होते हैं। उन लोगों ने और फुटपाथ वाले भाई ने जो है इसको फाइनेंस करना शुरू किया। फुटपाथ वाले ने अपनी जेब से नहीं, फुटपाथ वाले जो भाई के फाइनेंसियर्स थे उन्होंने इसको फाइनेंस करना शुरू किया, जिसकी वजह से इसने ये गोविंदा के साथ भी फिल्म्स करना शुरू की। फिर सलमान खान के साथ इसका एक काफ़ी अच्छा टाइम रहा। फिर इन्होंने बिग बॉस जब 5 किया, उसी के बीच में इनका जो है फॉल आउट हो गया था। बिग बॉस 5 के तुरंत बाद जो सलमान खान और संजय दत्त के बीच में झगड़ा आ गया था, वो बात संजू फिल्म को थी। संजू फिल्म की वजह से हुई थी क्योंकि वो इसमें संजू का रोल प्ले करना चाहते थे और संजय दत्त जो थे वो नहीं चाहते थे कि एक और बंदा जो बदनाम तरीन है वो मेरे कैरेक्टर को प्ले करे, ताकि वो अपने कैरेक्टर को क्लियर करना चाहते थे, क्लीन करना चाहते थे, ना कि मज़ीद दागदार करना चाहते थे। जब इस वजह से फाइनेंसेस हट गए तो संजय दत्त जो थे वो अफ्रीका भागे और उन्होंने अफ्रीका के अंदर, ये एक्चुअली जिनको आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं तंजानिया के और ये मेरा ख्याल से ज़ांज़िबार के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर जाकर अफ्रीका में इंडियन ओरिजिन जो भाई लोग थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली ओरिजिन के जो भाई लोग, वांटेड लोग थे, उनकी ब्लैक मनी से अपनी फिल्म्स को चलाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ फिर जब इनका दोबारा से जो क्या कहते हैं, मेकअप होता है, नहीं ब्रेकअप के बाद क्या होता है, मेकअप नहीं, अल्लाह पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है, मैं खुद रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है ऐसी टर्म्स। एनीवे, जो भी इनकी दोबारा से वापसी में दोस्ती हुई तो इसने इससे ये डिमांड की कि मुझे दुबई में
मुझे दोबारा से आने दो, क्योंकि दुबई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चंक मिलता है भाई लोगों से या जो भी, मैं तुम्हारे फाइनेंसेस को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर इन्होंने अपने जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह थे दुबई के अंदर ही, और बड़े बड़े जो कुछ ऐसे शेख वगैरह थे, उनको उन्होंने अपने हाथ में लिया है, जिसके चलते यहाँ पर एक डेन्यू प्रॉपर्टीज़ जो इंडियन ओरिजिन है, और एक बिलहासा फैमिली है जो इंडियन ओरिजिन है, उसके साथ साथ कुछ रॉयल फैमिली के मेम्बर्स जैसे कि ये, और जैसे कि ये इन रॉयल फैमिलीज़ के साथ जो है वो उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, फिल्म बनाने के लिए नहीं, फिल्म की मार्केटिंग के लिए देते हैं। और यहाँ पर अब संजय दत्त को जो है वो 10 या 20 साल का पता नहीं कोई गोल्डन वीज़ा है दुबई के अंदर, वो भी दे दिया गया है। तो ये एक छोटा सा रिकैप था, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। इसी की वजह से अच्छी फिल्म भी जब अफ्रीका ही के अंदर एक्चुअली आ गए थे तो उनको अच्छी फिल्म मिलने लग गई थी। इन्होंने कुछ बड़ी फिल्म भी की हैं, अग्निपथ भी की है। मुन्ना भाई जो है वो एक्चुअली भाई लोगों से ही रिलेटेड थी, वो सलमान खान की उसमें कुछ फाइनेंसेस थे, नहीं वो उस समय पे बाबा लोग जो थे वो, और वो उस टाइम की फिल्म है। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कि 2005 के बाद जितनी भी फिल्म्स आई हैं, अगर उसमें कोई बड़ी फिल्म अगर इसने संजय दत्त ने की है तो वो इंडियन ओरिजिन के जो अफ्रीकन लोग हैं उन्होंने की है। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्चुअली गोविंदा का टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो हम अगली वीडियो में गोविंदा के ऊपर बात करते हैं और फिर हम कैनेडियन कुमार के ऊपर जाएंगे।